अध्याय 11। क्या विज्ञान के अंत में धर्मशास्त्र है? चेन को पता नहीं चला कि वो कब सो गया था। उसे बस इतना याद था कि वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी जुटा रहा था। इंटरनेट के विकास ने सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की स्थिति पैदा कर दी है। लोग अब आसानी से असीमित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस ज्ञान को वास्तविक धन में बदल पाते हैं। ये केवल दृढ़ता की बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति की तार्किक सोच और निर्णय लेने के स्तर की सीमाओं पर निर्भर करता है। इंटरनेट की जानकारी एक महासागर की तरह विशाल है, जो कचरे और फर्जी खबरों से भरी है। सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए असाधारण पैनी नजर चाहिए। लेकिन जब असाधारण निर्णय लेने वाले व्यक्ति को यह ज्ञान मिलता है, तो इंटरनेट उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि एक बड़ा हथियार बन जाता है। चेन ने इसी अवस्था में विभिन्न शैक्षणिक वेबसाइटों और मंचों, फोरम्स को खंगाला था। चेन को याद नहीं था कि वो कब सोया। शायद रात के 2 बज रहे थे। जब दवा का असर खत्म हुआ, तो थकान एक ज्वार की तरह उसे निकल गई। उसके पास कंप्यूटर बंद करने तक का समय नहीं था, और वो बेड पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। हालांकि चेन की नींद आरामदायक नहीं थी। दवा के अवशिष्ट प्रभावों, रेसिडुअल इफेक्ट्स ने उसके मस्तिष्क को असामान्य रूप से उत्तेजित कर दिया था, और वो पूरी रात बुरे सपनों से जूझता रहा। ओ नहीं, हम लेट हो गए। आज सुबह ओल्ड वांग की क्लास है। नींद के धुंधलके में वांग वेई की बेचैन आवाज उसके कान में पड़ी। चेन ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि अगली सुबह हो चुकी थी। चेन जैसे ही उठकर बैठा, उसे चक्कर आने लगे और सिर में तेज दर्द हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तकलीफ कहाँ है। ये एक गंभीर जुकाम जैसा महसूस हो रहा था। वो शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा था और उसका पेट मरोड़ रहा था। बोलने से पहले ही चेन के चेहरे का भाव बदला। उसने तुरंत अपना मुंह ढका, बेड से उतरा और टॉयलेट की ओर भागा। बार्फ, टॉयलेट से उल्टी करने की आवाजें आने लगी। वांग वेई, लीबो और झोजी ने एक दूसरे को देखा। कल तो हमें कुछ नहीं दिखा। चेन की हालत नॉस्ट्रल झोजी से भी बदतर क्यों है? वांग वेई ने रहस्यमयी ढंग से झोजी से पूछा। क्या चेन का भी दिल टूटा है? झोजी ने अपने बिखरे हुए बाल खुजलाते हुए कहा। मैं बता रहा हूं, तभी तो वो इतना गरीब है कि सिर्फ बंस खा रहा है। लीबो ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने सारा पैसा अपनी किसी गॉडेस पर उड़ा दिया होगा। मैंने पहले ही कहा था, एक तरफा आश्रितों का अंजाम अच्छा नहीं होता। सौभाग्य से चेन उल्टी करने में व्यस्त था और उसने ये नहीं सुना, वरना वो भड़क जाता। पेट खाली होने के बाद उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। उसने नल चालू किया और ठंडे पानी से मुंह धोया। बर्फीली ठंडक ने उसे कंपकपा दिया और उसकी मुरझाई हुई चेतना तुरंत जाग गई। ठाका ठाका ठाका। बाहर से वांग वेई ने दरवाजा खटखटाया। चेन, क्या तुम चल सकते हो या छुट्टी लेनी है? चेन ने मुंह से टपकते पानी के साथ दरवाजा खोला और कमजोरी से कहा, मैं ठीक हूं, शायद फ्लू है। चारों दोस्त जल्दी से तैयार होकर कैंटीन की ओर भागे। वहां वांग वेई ने चेन के कंधे पर हाथ रखा। चेन, अगर पैसे नहीं है तो खुद को भूखा मत रखो। मेरे पास इस महीने के कुछ पैसे बचे हैं, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। अभी मेरे पास काफी है, जब जरूरत होगी बता दूंगा। चेन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसने कार्ड स्वाइप कर 1 कप सोया मिल्क और 2 बन खरीदे और चलते हुए खाने लगा। गर्म सोया मिल्क पीते ही उसे शरीर में जान आती महसूस हुई। क्लास में पहुंचने पर देखा कि अगली सीटें भर चुकी थी, इसलिए उन्हें पीछे बैठना पड़ा। प्रोफेसर वांगशी ने क्लास शुरू की। आज क्लास शुरू करने से पहले चलिए धर्मशास्त्र, थियोलॉजी और विज्ञान के बीच के संबंधों पर बात करते हैं। प्रोफेसर वांगशी बाकी प्रोफेसरों से अलग थे। वे अक्सर किताबों से हटकर जीवन की उत्पत्ति या अमरता जैसे विषयों पर बात करते थे। सबसे पहले किसने ये कहावत सुनी है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां धर्मशास्त्र शुरू होता है? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्लास में लगभग सभी ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। अच्छा है, तो चलिए इस वाक्य की जांच करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि महान वैज्ञानिकों ने अपने अंतिम दिनों में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। मुख्य उदाहरण न्यूटन और आइंस्टीन के दिए जाते हैं। प्रोफेसर वांगशी ने अपनी आवाज धीमी की। क्या उन्होंने विज्ञान के पीछे छिपा कोई रहस्य खोज लिया था? सच तो यह है कि न्यूटन का जन्म 1643 में हुआ था, जब पूरा पश्चिमी समाज धर्मतंत्र, थियोक्रेसी के अधीन था। वे जन्म से ही कैथोलिक थे। न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी उस कोड को खोजने में बिताई जिससे भगवान ने ब्रह्मांड बनाया। उनके जीवन का 80% काम धर्मशास्त्र पर था। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। यहाँ असली मुद्दा यह है कि न्यूटन ने बुढ़ापे में धर्मशास्त्र की ओर रुख नहीं किया था, बल्कि वे हमेशा से पहले एक धर्मशास्त्री थे और दूसरे एक वैज्ञानिक। अध्याय 12। विज्ञान का कोई अंत नहीं है। प्रोफेसर वांगशी ने अपने हाथ फैलाए। जहां तक इंटरनेट के उन दावों की बात है कि आइंस्टीन ने अपने अंतिम वर्षों में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, तो ये और भी निराधार है। आइंस्टीन ने कई मौकों पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने धर्म और दर्शन पर एक पत्र लिखा था। इस पत्र में आइंस्टीन ने ईश्वर के बारे में अपने जीवन भर के दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन किया। इसलिए बाद की पीढ़ियों ने इसे गॉड लेटर कहा। हालांकि आइंस्टीन द्वारा इस्तेमाल किया गया ईश्वर शब्द किसी धार्मिक भगवान के लिए नहीं था, बल्कि स्पिनोजा के ईश्वर यानी इस दुनिया के भौतिक नियमों, फिजिकल लॉज के लिए था। इस बिंदु पर प्रोफेसर का चेहरा गंभीर हो गया। सिर्फ न्यूटन और आइंस्टीन ही नहीं। जब मैं ऑनलाइन था तो मैंने इंटरनेट पर एक सर्वेक्षण घूमते हुए पाया जिसे गैलप पोल कहा जाता है। यह पोल कहता है कि पिछले 3 शताब्दियों के 300 सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से 242 भगवान में विश्वास करते थे, केवल 20 नास्तिक थे। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इस पोल के बारे में सुना होगा। फिर भी जब मैंने अकादमिक साहित्य की जांच की तो मुझे इस सर्वेक्षण का कोई स्रोत नहीं मिला। यह तथाकथित गैलप पोल एक ऐसा पोल था जिसके बारे में शिक्षा जगत में किसी ने सुना ही नहीं था। इसके अलावा 3 शताब्दी पहले आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था, जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान मानते हैं। उसका इतिहास केवल 1 सदी से थोड़ा अधिक है। तो इस सर्वेक्षण ने पिछले 100 सालों के वैज्ञानिकों को नमूने, सैंपल के तौर पर क्यों नहीं लिया, बल्कि 300 साल पहले के प्राचीन युग के वैज्ञानिकों को क्यों चुना? 300 साल तो छोड़िए, 200 साल पहले भी धर्म का प्रभाव बहुत जबरदस्त था। अगर उस समय के कुछ वैज्ञानिक नास्तिक होते भी, तो क्या वे उस समय के दमनकारी माहौल में सार्वजनिक रूप से अपने सच्चे विश्वासों को घोषित करने की हिम्मत करते? प्रोफेसर वांगशी बोलते हुए इधर-उधर टहल रहे थे। उनके प्रत्येक खंडन का स्वागत पूर्ण सन्नाटे के साथ किया गया। इस संदेह के साथ मुझे वो गैलप पोल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक विपरीत सर्वेक्षण मिला। यह सर्वेक्षण बताता है कि 1914 में उत्तर अमेरिकी विज्ञान अकादमी के सदस्यों में से 27% भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन 1998 में यह प्रतिशत गिरकर 7% हो गया। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। प्रोफेसर वांगशी धीरे से हंसे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि पहला पोल झूठा है, तो आपको कैसे पता कि यह दूसरा सर्वेक्षण सच है? सच्चाई तो यह है कि यह सर्वेक्षण असली है। इतना कहकर प्रोफेसर ने प्रोजेक्टर चालू किया। स्क्रीन पर एक दस्तावेज का स्क्रीनशॉट दिखाई दिया। यह शोध पत्र 23 जुलाई 1998 को दुनिया की शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से एक, नेचर, वॉल्यूम 394, पेज 313 में प्रकाशित हुआ था। इसका शीर्षक है लीडिंग साइंटिस्ट्स स्टिल रिजेक्ट गॉड। प्रमुख वैज्ञानिक अब भी ईश्वर को नकारते हैं।
कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तो चलिए मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रोफेसर ने थोड़ा गर्व से कहा, विज्ञान के अंत में धर्मशास्त्र है। चूंकि ये न तो आइंस्टीन ने कहा और न ही न्यूटन ने, तो फिर ये विचार लाया कौन? बहुत सारा वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने के बाद भी मुझे उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैंने एक साहसी अनुमान लगाया। प्रोफेसर वांगशी ने गंभीर भाव के साथ मुड़कर देखा। यह कहावत निश्चित रूप से किसी प्रबुद्ध नेटिजन, इंटरनेट उपयोगकर्ता की उपज होगी। हाँ, छात्र ठाके मारकर हंस पड़े। इंटरनेट ऐसी अफवाहों से भरा पड़ा है। ये अफवाह फैलाने वाले ऐसे दार्शनिक सूत्र, कोट्स गढ़ देते हैं जो सुनने में बहुत गहरे लगते हैं, और क्योंकि ये अफवाहें सकारात्मक, पॉजिटिव लगती हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक वेबसाइटों द्वारा भी बहुत फैलाया जाता है। एक गहरी सांस लेकर प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान नहीं समझा सकता, जैसे कि आत्मा। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में आत्मा है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो आत्मा केवल एक खोजे न गए जीवन रूप या प्राकृतिक घटना मात्र है। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा विज्ञान से ऊपर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि विज्ञान अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वो आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांतों को परिभाषित कर सके। विज्ञान धर्मशास्त्र से अलग है क्योंकि इसे किसी विश्वास, फेथ की आवश्यकता नहीं है। ये खुद को साबित करने के लिए सीधे अनुभवजन्य डेटा, एम्पिरिकल डेटा और प्रयोग के परिणामों का उपयोग करता है। प्रोफेसर वांगशी की आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, जो शक्ति से भरी थी। विज्ञान कोई धर्म नहीं है, ये इस दुनिया के संचालन का नियम है। ये एक पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव अस्तित्व है। चाहे आपने इस पर ध्यान दिया हो या नहीं, ये हमेशा वहां रहा है, हमेशा अपरिवर्तनीय। शटरस्टॉक। मंच के नीचे तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। अनगिनत छात्र ईमानदारी से तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। प्रोफेसर में उन्होंने उन वैज्ञानिक पूर्वजों की झलक देखी जिन्होंने सच्चाई को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कोपरनिकस, जिन्होंने अपने सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पर अडिग रहे। गैलीलियो, आधुनिक प्रायोगिक विज्ञान के अग्रदूत। उस पल सबको एक गहरी बात समझ आई। विज्ञान के अंत में धर्मशास्त्र नहीं था, क्योंकि विज्ञान का कोई अंत नहीं था। अध्याय 13, योजना की स्थापना। प्रोफेसर वांगशी के व्याख्यान ने उपस्थित प्रत्येक छात्र के भीतर एक कभी न बुझने वाली जिज्ञासा की लौ जला दी थी। यहां तक कि चेन भी इससे काफी प्रभावित हुआ। धर्मशास्त्र, थियोलॉजी और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव थे। एक लोगों के विचारों और विश्वास में मौजूद था, जबकि दूसरा दुनिया का वस्तुनिष्ठ नियम, ऑब्जेक्टिव लॉ था। एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट था, दूसरा ठोस, कॉन्क्रीट। फिर भी यूएसबी ड्राइव के मालिक होने के नाते चेन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। पिछले कुछ दिनों में उसने उस रहस्यमयी यूएसबी ड्राइव का अनुभव किया था, जो फिल्मों से विभिन्न वस्तुओं को हकीकत में ला सकती थी। भले ही वो काल्पनिक तत्वों, फैंसी एलिमेंट्स वाली फिल्मों को स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन चेन अचानक रुक गया। उसे एक परेशान करने वाली सच्चाई याद आई। अगर काल्पनिक तत्वों वाली फिल्में यूएसबी में काम नहीं करती थी, तो उसमें पहले से मौजूद डरावनी फिल्में, हॉरर मूवीज वहां कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चेन की पुतलियां अचानक से खुल गई। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। अगर वे फिल्में यूएसबी में चल रही हैं, तो क्या इसका मतलब है कि उन फिल्मों के भूत इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं? ये सोचना ही भयावह था। उस स्थिति में क्या प्रोफेसर वांगशी सही थे? उनका अस्तित्व विज्ञान की सीमाओं के बाहर नहीं था, बल्कि आधुनिक विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ था कि उनके अस्तित्व का प्रमाण जुटा सके। ये ठीक नहीं है। मुझे उन फिल्मों को यूएसबी से डिलीट करने का रास्ता खोजना होगा। चेन ने मन ही मन सोचा। अगर उसने उन फिल्मों को नहीं हटाया, तो वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। बड़ी मुश्किल से क्लास खत्म होने का इंतजार करने के बाद चेन थकावट में हॉस्टल लौटा, अपना लैपटॉप पैक किया और लाइब्रेरी की ओर भागा। एंजाइटी 48 के चमत्कारी प्रभावों का अनुभव करने के बाद चेन अब अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। अगर उसे अपने दिमाग के फटने की चिंता न होती, तो उसके लिए एक महीने के भीतर सैकड़ों पाठ्य पुस्तकें या हजारों शोध पत्र अपने दिमाग में भरना पूरी तरह संभव था। और ये केवल रटना नहीं, बल्कि एक व्यापक और एकीकृत समझ, इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग थी। ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि वो एक हफ्ते में अपने पूरे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की मुख्य पढ़ाई पूरी कर सकता था। प्रसन्न मन से वो अपने लैपटॉप के साथ लाइब्रेरी पहुंचा। उसने बायोमेडिकल एंड एग्रीकल्चरल साइंस रीडिंग रूम की ताजी हवा में गहरी सांस ली। नहीं, ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये ज्ञान की खुशबू थी। उसने पहले ही खाने का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि दिमागी काम में भी पोषक तत्वों और पानी की बहुत जरूरत होती है। किसी कोने में बैठकर उसने एक एंजाइटी गोली निकाली और उसे हथेली में छिपा लिया। फिर उसने जानबूझकर अपना पेन नीचे गिराया और उसे उठाने के बहाने गोली मुंह में डाल ली। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी दवा लेने की हरकत रिकॉर्ड न हो। सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। आखिर किसने नहीं देखा कि फिल्मों में विलेन अपनी छोटी सी गलती की वजह से ही पकड़ा जाता है। एंजाइटी 48 वाकई एक चमत्कारी दवा थी। 1 मिनट से भी कम समय में चेन की सुस्ती गायब हो गई। अंतहीन विचार और अंतर्दृष्टि एक धमाके की तरह फूट पड़े। उसका दिमाग पूरी शक्ति से काम करने लगा। उसने कुशलता से लैपटॉप चालू किया, लाइब्रेरी के वाईफाई से कनेक्ट किया और शोध पत्र डाउनलोड करने लगा। अब मुझे बस इस अद्भुत सीखने की क्षमता के साथ ज्ञान को सोखना है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लगेगा। चेन के कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि वो बिजली की गति से अपना भविष्य प्लान कर रहा था। 1 महीने के बाद मुझे पैसा कमाने का रास्ता खोजना होगा। फिर अगले साल के भीतर एक फैक्ट्री किराए पर लेने लायक पूंजी जुटानी होगी। मुझे भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी, इसलिए एक मध्यम आकार की फैक्ट्री की जरूरत है। इसके लिए मुझे 1 साल में कम से कम 10 लाख 1 मिलियन कमाने होंगे, और बाकी समय यूएसबी ड्राइव को चार्ज करने में जाएगा। चेन ने ये योजना तेजी से तैयार की। इसके बाद उसने शेल्फ से जीव विज्ञान की कुछ किताबें चुनी। उसने अपने दिमाग में एक क्रम बना लिया था, कौन सी किताब पहले पढ़नी है और कौन सी बाद में। वो प्रति पृष्ठ 20 सेकंड की गति से किताबें पढ़ने लगा। 1 घंटे से भी कम समय में उसने बेसिक माइक्रोबायोलॉजी पूरी तरह आत्मसात कर ली थी। इसके बाद उसने प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स उठाई। अभी चेन की अंग्रेजी का स्तर IELTS में 7 और टोफल में 100 के करीब था। जैसा कि फिल्म में कहा गया था, एंजाइटी 48 के उपयोगकर्ता को विदेशी भाषा सीखने के लिए केवल 1 दिन की आवश्यकता होती है। अध्याय 14, लाइब्रेरी में बातचीत। 1 महीने बाद चेन को पता ही नहीं चला कि कब शरद ऋतु बीत गई और सर्दियों ने दस्तक दे दी। जनवरी के अंत में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था। लाइब्रेरी में चेन ने लिपिंकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज, बायोकेमिस्ट्री की एक प्रति नीचे रखी और एक लंबी सांस ली। उसका 1 महीने का पागलपन भरा अध्ययन प्लान आखिरकार पूरा हो गया था। ये तो बस पहला चरण था। पिछले 1 महीने में उसने न केवल सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सीखी, बल्कि स्टेम सेल के क्षेत्र में मास्टर स्तर तक की गहराई हासिल कर ली थी। उसके दिमाग में कई परिकल्पनाएं, सपोजिशंस चल रही थी, जैसे
क्या ऑटोलोगस न्यूरल स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करके कटे हुए तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को फिर से जोड़ा जा सकता है? क्या बुजुर्गों के अंगों को फिर से युवा बनाया जा सकता है? चेन चेन को लगा कि अगर उसके पास अपनी एक लैब होती तो वो आसानी से जीव विज्ञान जगत में तहलका मचा सकता था, लेकिन एक फ्रेशर होने के नाते उसे कोई लैब नहीं देने वाला था। उसके पास समय कम था और प्रयोग करने का कोई साधन नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि पास बैठी एक छात्रा उसे टोक रही है। वो छात्रा अक्सर वहां ग्रेजुएशन प्लान पर काम करती दिखती थी। नमस्ते, मैंने देखा कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या आप एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? छात्रा ने झिझकते हुए पूछा। पूछो। चेन चेन ने शांति से उसकी ओर देखा। उस लड़की ने उसकी नजरों से नजरें चुराई। पिछले 2 हफ्तों से उसने चेन चेन पर गौर किया था। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास और नियंत्रण का भाव था। छात्रा ने अपना सवाल आगे बढ़ाया। एक पॉलीपेप्टाइड जिसकी संरचना रैखिक या बंद लूप हो सकती है, उसकी पहचान की प्रक्रिया क्या होगी? ये सरल है। चेन चेन ने समझाना शुरू किया। 6 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग करें, 20 घंटे तक रिफ्लक्स करें, फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करें। छात्रा प्रभावित दिखी। चेन चेन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, एस्टाजोलम एस्टाजोलम ज्यादा मत लिया करो, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को प्रभावित करेगा। लड़की चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? भले ही तुमने चश्मा लगाया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा हल्का सूजा हुआ है, आंखें लाल है और त्वचा तैलीय हो रही है। ये सब इस दवा के साइड इफेक्ट्स है। चेन चेन ने स्पष्ट किया। उसने आगे कहा, अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो तुम्हें ये गोलियां छोड़नी होंगी। लड़की लगभग रोने वाली थी। उसने बताया कि वो अपने पिता को साबित करना चाहती है कि वो एक रिसर्च स्टूडेंट बन सकती है, लेकिन वो ग्रेजुएशन प्लान और परीक्षाओं के दबाव में टूट रही है। चेन चेन ने उसे एक अनूठा सुझाव दिया। अगर तुम्हारे पास आर्थिक क्षमता है तो तुम कैंपस के बाहर एक लैब किराए पर ले सकती हो। मेरे पास कुछ प्रयोग है, अगर वे सफल होते हैं तो मैं उनमें से एक का श्रेय क्रेडिट तुम्हें दे सकता हूं। लड़की को पहले तो शक हुआ। तुम तो एक फ्रेशर हो। उसने चेन चेन का स्टूडेंट कार्ड देखा। बायोलॉजिकल साइंसेज क्लास 2। चेन चेन, मैं स्कूल की लैब पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे प्रयोगों में समय लगेगा और स्कूल मुझे इतनी लंबी अवधि के लिए लैब नहीं देगा। ये सिर्फ एक सुझाव है, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। चेन चेन ने बेरुखी से कहा और वापस अपनी किताब में डूब गया। अध्याय 15, बिगड़ी हुई रईसजादी। कुछ मिनट बाद चेन चेन लाइब्रेरी से बाहर निकला। इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि काले चश्मे वाली वो लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन दोनों को ही लाइब्रेरी के मैनेजर ने बाहर जाने का निमंत्रण दिया था, क्योंकि वे अंदर बातें कर रहे थे। क्या तुम सच में ये कर सकते हो? लड़की अभी हिचकिचा रही थी। अगर तुम्हारी रिसर्च का कोई नतीजा नहीं निकला तो क्या मेरे पैसे बर्बाद नहीं हो जाएंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी अमीर हो। चेन चेन ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। तुम एक सिंगल पेरेंट, अकेले माता पिता परिवार से हो, है ना? लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें कैसे पता? तुमने कहा था कि तुम अपने पिता को साबित करना चाहती हो कि तुम रिसर्च स्टूडेंट बन सकती हो। साथ ही तुम नींद की गोलियां ले रही हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम दोनों के बीच गहरा टकराव है। वो चाहते हैं कि तुम उनकी कंपनी संभालो और तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो। अगर तुम्हारी मां होती तो मामला इतना बिगड़ता ही नहीं। चेन चेन ने सफाई से तर्क दिया। छात्रा पूरी तरह दंग रह गई। चेन चेन ने उसे समझाया कि वो अपने पिता से नफरत करना छोड़ दे। पिता का प्यार अक्सर मौन होता है। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, लेकिन पिता के साथ संबंध भी सुधारो। खुद का सबसे बेहतर संस्करण, बेस्ट वर्जन बनकर उन्हें दिखाओ। उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने इरादों पर डटे रहना होगा। चेन चेन मन ही मन मुस्कुराया। अगर तुम इरादों पर नहीं टिकोगी तो मैं अपने प्रयोग कैसे करूंगा? और जब तुम्हारे पिता से संबंध सुधरेंगे तो मुझे और फंड मिलेगा। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम जिया यिन एक्साई यिन है। जिया यिन, सुंदर नाम है। चेन चेन ने उससे हाथ मिलाया। जिया यिन ने पूछा, तुम प्रयोग कब शुरू करना चाहते हो? मैं क्या मदद करूं? चेन चेन ने अपनी शर्तें रखी। अगले कुछ दिनों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही है। हमें एक ऐसी लैब चाहिए जो जीएमपी मानकों, जीएमपी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हो। वहां अल्ट्रा क्लीन वर्कस्टेशन, माइक्रो मैनिपुलेटर्स, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और बायोसेफ्टी कैबिनेट जैसे उपकरण होने चाहिए। जिया यिन परेशान दिखी। उसे लैब किराए पर लेने का कोई अंदाजा नहीं था। चेन चेन ने जिम्मेदारी ली। उसने बताया कि 1 महीने का किराया ही लगभग 40 से 50 हजार होगा और प्रयोगों के खर्च को मिलाकर 3 महीने का कुल बजट लगभग 3,03,000 आरएमबी आएगा। इतना ज्यादा? जिया यिन ने गहरी सांस ली। चेन चेन को लगा कि वो मना कर देगी, लेकिन तभी वो दृढ़ता से बोली, लगता है इस साल के त्योहार के सारे पैसे, न्यू ईयर्स मनी, इसी में चले जाएंगे। चेन चेन खामोश रहा। वो समझ गया कि वो कितनी अमीर है। अध्याय 16, जीएमपी प्रयोगशाला, जीएमपी लैबोरेटरी। यहाँ 5वीं मंजिल पर बायो लैब है। 2 घंटे बाद चेन चेन और जिया यिन मोंगन फार्मास्यूटिकल कंपनी नामक इमारत में एक व्यक्ति के पीछे चल रहे थे। वो व्यक्ति लगभग 40 साल का था, जिसने सूट पहना था, लेकिन उसके सिर के बीचों बीच बना गंजापन उसके आकर्षण को कम कर रहा था। ये लैब हमारी कंपनी के आंतरिक विभाग की थी, लेकिन शोध रुकने के कारण हमारे चेयरमैन ने इसे किराए पर देने का फैसला किया ताकि उपकरण खराब ना हो। उस व्यक्ति ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए समझाया, बाएं तरफ बेसिक लैब है और दाएं तरफ मशीन रूम। ये डर्टी एरिया, गंदा क्षेत्र है। यहाँ डिस्पोजेबल चप्पलें पहनकर ही प्रवेश करें। चेन चेन ने चप्पलें पहनी और बेसिक लैब में प्रवेश किया। वहां 4 वर्कटेबल और सामान्य लैब उपकरण रखे थे। क्या आप पीछे का सुरक्षा दरवाजा देख रहे हैं? वो जीएमपी प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार है। उस व्यक्ति ने नीले रंग के धातु के दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर जाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी। उन्हें पहले बफर कॉरिडोर से गुजरना पड़ा, फिर हाथ धोकर और धूल झाड़कर चेंजिंग रूम में पहुंचना पड़ा। वहां उन्हें पॉजिटिव प्रेशर वाले प्रोटेक्टिव आइसोलेशन सूट पहनने पड़े, जो आमतौर पर खतरनाक सूक्ष्म जीवों पर शोध के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे ही वे अंतिम दरवाजा पार कर क्लीन रूम क्षेत्र में दाखिल हुए, माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारें और फर्श बिल्कुल साफ थे, हवा पूरी तरह शुद्ध थी और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर था। उस व्यक्ति ने लैब का विवरण दिया। पहला कमरा क्वालिटी कंट्रोल रूम है, दूसरा, तीसरा और चौथा कमरा सेल कल्चर, कोशिका संवर्धन के लिए है। पीछे तैयारी कक्ष और भंडारण कक्ष है। उपकरण आपको जो चाहिए सब मिल जाएंगे। चेन चेन ने पीसीआर मशीन और सेंट्रीफ्यूज की जांच की। हालांकि उसने पहले कभी ऐसी लैब में काम नहीं किया था, लेकिन एंजाइटी के प्रभाव में उसने केवल मैनुअल पढ़कर ही इन मशीनों को चलाना सीख लिया था। 15 मिनट की जांच के बाद चेन चेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। किराए पर मोलभाव करने के बाद उन्होंने अनुबंध अग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया। चेन चेन ने बारीकी से अनुबंध की सैकड़ों धाराओं को पढ़ा और कई संशोधन करवाए, जिससे कंपनी का वह प्रतिनिधि भी हैरान रह गया। अंत में जिया यिन ने 350 वर्ग मीटर की इस लैब को 50,000 युआन प्रति माह के किराए पर 3 महीने के लिए ले लिया। जब वे वापस स्कूल लौटे तो शाम हो चुकी थी। जिया यिन बहुत उत्साहित थी। अब सब तुम्हारे हाथ में है जूनियर, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा।
मुझे 2 सहायकों असिस्टेंट्स की जरूरत होगी, चेन चेन ने कहा। जब जिया यिन ने बताया कि वो अकेले रहती है और उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो चेन चेन ने फैसला किया, ठीक है, मैं अपने रूम में से पूछूंगा, क्या और भी खर्च होगा? मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, जिया यिन ने चिंतित होकर पूछा। पैसों की जरूरत नहीं है, चेन चेन ने सिर हिलाया, बस उनका खाना, रहना और शोध पत्र, पेपर में उनके नाम का उल्लेख ही काफी होगा। जिया यिन ने राहत की सांस ली। दोनों ने नंबर और वीचैट एक्सचेंज किए और अगले दिन प्रयोग की प्रक्रिया पर चर्चा करने का वादा कर अपने अपने रास्ते चले गए। अध्याय 17। मैंने सुना है अब तुम मेहनत नहीं करना चाहते। सत्र सेमेस्टर के अंत के करीब अधिकांश कक्षाएं निलंबित कर दी गई थी। हॉस्टल का माहौल सामान्य से अधिक जीवंत था। जब चेन चेन ने कमरा नंबर 404 का दरवाजा खोला तो कमरे में केवल लीबो और झोजी थे। दोनों अपने फोन पर गेम खेलने में व्यस्त थे और उनके फोन से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। तलवार का साथ लंबी राह के लिए बुरा है, यासुआओ यासुओ का सामना करो। चेन चेन ने लीबो के फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। लीबो, तुम्हारी रैंक क्या है? गोल्ड। क्यों? लीबो ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। अचानक वो चीखा, धत, नॉस्ट्रल, झोजी, तुमने मेरा रेड बफ क्यों ले लिया? तुम एक स्पेल कास्टर हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? झोजी ने तुरंत पलटकर कहा, मेरी हेल्थ कम है और टीपी भी नहीं है, क्या मैं ठीक होने के लिए रेड बफ नहीं ले सकता? चेन चेन अवाक रह गया। मोबाइल एलओएल को आए आधा साल हो गया था और इन दोनों को अभी तक ये नहीं पता था कि रेड बफ से हेल्थ रिकवर नहीं होती। टीम फाइट, झोजी चिल्लाया, लेकिन अंत में उनके फोन से डिफीट, हार की घोषणा हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अहम, भाई वही, वैंग WI कहा है? चेन चेन ने सन्नाटा तोड़ा। बास्केटबॉल कोर्ट के अलावा और कहा होगा? लीबो ने उदासी में फोन पटकते हुए कहा। चेन चेन ने मुद्दे की बात छेड़ी, क्या तुम में से कोई सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल में रुकने की योजना बना रहा है? स्कूल में रुकना? लीबो की आंखें फटी रह गई। अभी तो हम फ्रेशर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी के लिए जूनियर ईयर, तीसरे साल का इंतजार करो। इतनी जल्दी क्या है? मैं एक प्रयोग करने और उस पर शोध पत्र, थीसिस लिखने की तैयारी कर रहा हूं। चेन चेन ने समझाया। अगर कोई मदद करने को तैयार है तो मैं उसे सेकंड ऑथरशिप बना सकता हूं। झोजी और लीबो ने इसे मजाक में लिया। झोजी ने अपना अंगूठा दिखाया जो धीरे धीरे मिडिल फिंगर में बदल गया। उन दोनों ने घर जाने का बहाना बनाया और चेन की बात को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में पछताना मत, चेन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वांग वेई बाहर से चिल्लाते हुए आया, बाहर देखो, बर्फ गिर रही है। चेन चेन ने वांग वेई को गले लगाया। भाई वेई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, सीधे मुद्दे पर आओ। कितने उधार चाहिए? वांग वेई गंभीर हो गया। मेरे पास इस महीने के सिर्फ 500 बचे हैं, खाने और घर की टिकट काटकर मैं तुम्हें 200 दे सकता हूं। पैसों की बात नहीं है, चेन चेन उसे गैलरी में ले गया। मुझे लाइब्रेरी में एक रईस लड़की मिली है, वो मेरे स्टेम सेल प्रयोग को प्रायोजित करने के लिए तैयार है। हमारे पास लैब भी है, बस एक सहायक असिस्टेंट की जरूरत है। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम इसके लिए परफेक्ट हो। वांग वेई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चेन चेन के कंधे पर हाथ रखा। चेन, मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करता हूं, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस शुगर मॉमी अमीर महिला को संभाल पाओगे? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि वे बहुत खतरनाक होती है। चेन, वांग वेई ने फुसफुसाते हुए कहा, एक काम करो, मुझे उसका नाम और वीचैट आईडी दे दो, मैं उससे बात करूंगा। भाई वेई को तुम्हारे लिए ये मामला संभालने दो। कई मिनटों के स्पष्टीकरण के बाद वांग वेई आखिरकार समझा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कम से कम लैब का अनुभव तो मिलेगा, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा? अगर वो फर्स्ट ऑथर है और मैं सेकंड, तो तुम क्या बनोगे? मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बनूंगा। चेन ने समझाया, ये प्रयोग मेरा है, इसलिए सारी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और साख मेरी ही रहेगी। ठीक है, तो सौदा पक्का। वांग वेई मान गया। मैं स्कूल में रुकने की अर्जी एप्लीकेशन दे देता हूं। चेन ने उसे अपनी अर्जी थमाई और खुद लाइब्रेरी की ओर अपना सामान समेटने चल दिया। अध्याय 18। फाइनल एग्जाम 2 दिन बाद। यूनिवर्सिटी जीवन की पहली अंतिम परीक्षा शुरू हुई। हाई स्कूल के विपरीत यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं बहुत कठिन नहीं थी, वे छात्र की समझ पर आधारित थी। बायोलॉजिकल साइंसेज के छात्रों को लीनियर अलजेब्रा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस मैथमेटिक्स और यूनिवर्सिटी फिजिक्स जैसे भारी विषयों का सामना करना पड़ा। जहां बाकी छात्र घबराहट में छोटी छोटी पर्चियां, चीट शीट्स छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चेन दर्जनों किताबें पहले ही निकल चुका था। उसके लिए ये परीक्षाएं समुद्र में एक बूंद के समान थी। वो हर बार सबसे पहले पेपर जमा करता, जिससे क्लास में उसकी धाक जम गई। लीबो और झोजी ने तो चेन के साथ एक गुप्त समझौता तक कर लिया। चेन उन्हें नकल करने देगा और बदले में वे अगले पूरे सेमेस्टर उसके लिए पानी भरने और छोटे मोटे काम करने का जिम्मा उठाएंगे। परीक्षाओं के उन काले और भारी दिनों के बाद आखिरकार छुट्टियों का आगाज हुआ। कैंपस खाली होने लगा। लीबो और झोजी को घर विदा करने के बाद चेन और वांग वेई प्रयोग की तैयारी के लिए जिया यिन से मिलने एक खाली क्लासरूम में पहुंचे। जब जिया यिन क्लास में आई तो वांग वेई उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे थे और हल्का मेकअप किया था, जिससे वो बेहद आकर्षक और ऊर्जावान लग रही थी। तुम काफी सुंदर लग रही हो, मैं तो किसी शुगर मो की उम्मीद कर रहा था। अहम, वांग वेई ने बात संभालते हुए खासा। चेन ने तुरंत मुख्य विषय पर चर्चा शुरू की। मैंने 3 प्रयोगों की योजना बनाई है जो ऑटोलोगस स्टेम सेल्स से संबंधित है। उसने समझाया कि स्टेम सेल्स शरीर की वे कोशिकाएं हैं जो खुद को नया बना सकती है और किसी भी अन्य कोशिका जैसे हड्डी, मांसपेशी या रक्त कोशिका में बदल सकती है। प्रयोग 1, क्षतिग्रस्त मस्तिष्क की मरम्मत। इसमें एसडी चूहों रैट्स का उपयोग किया जाएगा। चेन 2 तरीकों से स्टेम सेल प्राप्त करना चाहता था, आर्टिफिशियल कल्चर और क्लोनिंग के जरिए। वो देखना चाहता था कि क्या लैब में विकसित कोशिकाएं और क्लोन से मिली नई कोशिकाएं प्रभाव में अलग होती है। प्रयोग 2, स्पाइनल नर्व, रीढ़ की हड्डी की नस की मरम्मत। चूहों को लकवाग्रस्त पैराप्लेजिक करके देखा जाएगा कि क्या स्टेम सेल उन्हें फिर से चलने के काबिल बना सकते हैं। प्रयोग 3, ये सबसे महत्वपूर्ण था, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पुनर्निर्माण। चेन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। पहले 2 प्रयोग दुनिया भर में किए जा चुके हैं, लेकिन तीसरा अलग है। ये इंसान के पूरे सुरक्षा तंत्र को दोबारा खड़ा करने के बारे में है। अध्याय 19। इम्यून सिस्टम का पुनर्निर्माण, इम्यून सिस्टम को दोबारा खड़ा करना। वांग वेई हक्का बक्का रह गया। क्या तुम्हें ल्यूकेमिया के सबसे प्रभावी इलाज के बारे में पता है? चेन ने पूछा। वांग वेई ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। चेन ने समझाना शुरू किया। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसका सबसे प्रभावी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। इसमें मरीज के नराब स्टेम सेल्स को कीमोथेरेपी से खत्म कर दिया जाता है और डोनर के स्वस्थ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स उसमें डाले जाते हैं। ये नए सेल्स मरीज की हड्डियों में जाकर नेस्टिंग करते हैं और 1-2 महीने में पूरा इम्यून सिस्टम फिर से बन जाता है। तीसरे प्रयोग में चेन ने आगे कहा, हम कुछ बूढ़े चूहों को चुनेंगे और उनका क्लोन बनाएंगे।
फिर उन क्लोन किए गए शरीरों से हेमेटोपोएटिक और मेसेंकिमल स्टेम सेल्स निकालेंगे। चेन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। हम उन बूढ़े चूहों के पुराने स्टेम सेल्स को मारकर उनकी जगह क्लोन से मिले जवान सेल्स डाल देंगे। अगर ये सफल रहा तो क्या वे बूढ़े चूहे फिर से जवान नहीं हो जाएंगे? जिया यिन चौंक गई। क्या क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं? चेन ने तक दिया। इंसान बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि उसकी मांसपेशियां और अंग कमजोर हो जाते हैं, और वे कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके स्टेम सेल्स बूढ़े हो जाते हैं। अगर हम शरीर के मुख्य स्टेम सेल्स को फिर से जवान कर दें तो अंगों की कार्यक्षमता, हड्डियां और खून बनाने की शक्ति फिर से जीवंत हो जाएगी। ये वो चीज है जिसका सपना हर कोई देखता है। जिया यिन गहरी सोच में डूब गई। एक सीनियर होने के नाते वो समझ रही थी कि अगर ये सफल हुआ तो चिकित्सा जगत में कितनी बड़ी क्रांति आएगी। तीनों तुरंत मोंगन फार्मास्यूटिकल कंपनी की इमारत पर पहुंचे। मिस्टर मेडिटेरेनियन वहां उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चेन को लैब के एक्सेस कार्ड और सप्लायर्स के नंबर दिए। पूरी 5वीं मंजिल उनकी थी। वहां एक बेसिक लैब थी और उसके पीछे का नीला दरवाजा जीएमपी लैब का रास्ता था। चेन ने वहां 3 फोल्डिंग बेड भी लगवा दिए थे ताकि वे वहां आराम कर सके। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। वांग वेई रसायनों केमिकल्स को लाने में लगा था। जिया यिन उन्हें ट्रांसफर विंडो में रख रही थी और चेन अंदर से उन्हें रिसीव कर रहा था। तभी लिफ्ट से 60 एसडी चूहे, एसडी रैट्स और 10 खरगोश पहुंचे। इन जानवरों को सावधानी से ब्रीडिंग रूम, प्रजनन कक्ष में ले जाया गया। प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की तरह तीनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं संभाली थी। एक महान और शायद दुनिया को बदलने वाले प्रयोग का आगाज हो चुका था। अध्याय 20। प्रयोग की प्रगति आधा महीना बीत चुका था। चेन ने अपने हाथ में रखा उपकरण नीचे रखा और क्लास 100 वर्कबेंच पर अंगड़ाई ली। उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। क्लोन नंबर 30 पर फर्टिलाइज्ड इंडक्शन पूरा हुआ। इसे पैरेंट बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार करें। चेन ने प्रयोग का रिकॉर्ड लिखते हुए बोलना जारी रखा। उसके सिर पर लगा रिकॉर्डर हर एक पल को कैद कर रहा था। भविष्य में यह फुटेज अनमोल डेटा साबित होने वाला था। इस चरण में पूरा प्रयोग अभी भी अपने शुरुआती स्तर यानी क्लोनिंग चरण में था। चेन को 36 अंड कोशिकाओं एक्सेल्स से केंद्रक न्यूक्लियस निकालने के लिए माइक्रोमैनिपुलेटर का उपयोग करना पड़ा और उनकी जगह दूसरे केंद्रक लगाकर क्लोन फर्टिलाइज्ड एग बनाने पड़े। इस प्रक्रिया को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर रिप्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्लोनिंग की तकनीक अब काफी परिपक्व हो चुकी थी। 1996 में डॉली भेड़ के जन्म से लेकर आज के पालतू जानवरों की क्लोनिंग तक इंसानों ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। फिर भी यह काम आसान नहीं था। चेन ने इसे एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक देश जहां के कुएं का पानी पीकर सब पागल हो जाते हैं। अगर राजा कोशिका का केंद्रक नहीं पीता तो प्रजा उसे पागल समझती है। अंत में राजा को भी वो पानी पीना पड़ता है। क्लोनिंग में भी यही होता है। एक सामान्य शरीर की कोशिका के केंद्रक सोमैटिक न्यूक्लियस को अंड कोशिका में डालकर उसे बिजली के झटके और रसायनों से यह विश्वास दिलाया जाता है कि वो अब एक भ्रूण एम्ब्रियो है। एनजेट48 के प्रभाव के कारण ही चेन इतनी उच्च सफलता दर बनाए रखने में सक्षम था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वांग वेई की आवाज आई। चेन, क्लोन किए गए चूहों के दूसरे जत्थे का जन्म हो गया है। फिलहाल कोई दोष नहीं दिख रहा है। वांग वेई की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। चेन तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचा जहां नवजात चूहों की चीखें सुनाई दे रही थी। वे चूहे खून से लथपथ थे और उनकी आंखें अभी बंद थी। तैयारी शुरू करो। इनके न्यूरल स्टेम सेल्स निकालो और सेल सस्पेंशन मॉडल तैयार करो। चेन ने आदेश दिया। जिया यिन उन छोटे चूहों को देखकर थोड़ी हिचकिचाई। क्या हम ये अभी करने वाले हैं? तुमने ये पेशा खुद चुना है। इनके लिए दुखी मत हो। चेन ने सपाट स्वर में कहा। बस उन जानवरों के प्रति सम्मान दिखाओ जो विज्ञान के लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों तक तीनों ने मिलकर काम किया। वांग वेई ने चूहों के मस्तिष्क से हिपोकैम्पस निकाला। चेन ने उन्हें बारीक टुकड़ों में काटकर इंक्यूबेटर में रखा और जिया यिन ने उन्हें सेंट्रीफ्यूज करके सेल सस्पेंशन तैयार किया। जैसे ही रात के 9 बजे डिजिटल घड़ी की टिक टिक के साथ चेन रुक गया। आज के लिए इतना ही। वांग वेई हैरान था। सिर्फ आधा घंटा और लगेगा आज का काम खत्म करने में। हम रुक क्यों रहे हैं? आराम जरूरी है। चेन ने गंभीरता से कहा। अगर इस पेशे में लंबे समय तक टिकना है तो स्वस्थ शरीर की जरूरत होगी। चेन के जाने के बाद जिया यिन ने वांग वेई से कहा, ये चेन सच में अजीब है। जब काम करता है तो लगता है समय के खिलाफ दौड़ रहा है, लेकिन जैसे ही छुट्टी का वक्त होता है वो एक सेकंड भी फालतू काम नहीं करना चाहता। वांग वेई ने सिर हिलाया। शायद ये वैज्ञानिकों वाली कोई सनक है। चलो हम सफाई करते हैं और बाकी काम कल करेंगे।